नमस्कार, आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप मेरे यानी स्नेहलता के साथ। और सबसे पहले बड़ी खबर से शुरुआत करें। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है। यहां पुरुलिया जिले में काशीपुर में साधुओं पर हमला हुआ है। 3 साधु कार से यूपी से गंगा सागर जा रहे थे। आरोप यह है कि साधुओं ने नाबालिग लड़कियों से रास्ता पूछ लिया। लोगों ने अपहरणकर्ता होने के शक में साधुओं की पिटाई कर दी। पुलिस ने हमले के आरोप में 12 लोगों को गिरफ्तार किया। ये फौरी जानकारी है। बीजेपी ने इस घटना को महाराष्ट्र के पालघर की घटना से जोड़कर देखा है। और बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि बंगाल में अब पालघर जैसी घटना सामने आई है। देखिए, ये वो वीडियो है जहां पर 3 साधुओं को घेर करके पिटाई की गई। ये मामला आपको बताते चले, जहां ये साधु अपनी कार से गंगा सागर की ओर, यूपी से गंगा सागर की ओर रवाना हो रहे थे, लेकिन बीच में इन्होंने नाबालिग लड़कियों से रास्ता पूछा। आरोप ये है, वहां मौजूद लोग बता रहे हैं कि इन्होंने किडनैपर समझ करके इन्हें पीटा है। हालांकि इसमें 12 लोगों की गिरफ्तारी की खबर मिल रही है। सोशल मीडिया एक्स पर बीजेपी के नेताओं की ओर से रिएक्शन भी सामने आया है, जहां इस पूरे मामले को किस तरीके से देखा जा रहा है ये भी हम आपको बताएं। इसी बीच एक और बड़ी खबर, बंगाल की खबर के बाद देखिए बीजेपी का रिएक्शन। टीएमसी पर हमला बोला है बीजेपी की ओर से। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। पालघर की तरह लिंचिंग में मकर संक्रांति के लिए गंगा सागर जा रहे साधुओं को सत्तारूढ़ टीएमसी से जुड़े अपराधियों ने निर्वस्त्र करके पीटा। ये देखिए, अमित मालवीय का जो ट्वीट है उसका कंटेंट आपके सामने स्क्रीन पर है। आईटी सेल हेड है एक्स पर, उन्होंने क्या लिखा है, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। मकर संक्रांति के लिए गंगा सागर जा रहे साधुओं को टीएमसी से जुड़े अपराधियों ने पालघर की तरह उनकी लिंचिंग की। यह अमित मालवीय के एक्स पर पोस्ट का कंटेंट आपके सामने है। आगे लिखते हैं कि ममता बनर्जी के शासन में शाहजहां शेख जैसे आतंकवादियों को सरकारी संरक्षण मिलता है और साधुओं को पीटा जाता है। पश्चिम बंगाल में हिंदू होना अपराध है। चलिए ग्राउंड पर लिए चलते हैं। हमारी सहयोगी मनोज्ञा ज्यादा जानकारी के साथ हमसे जुड़ चुकी हैं। मनोज्ञा, ग्राउंड पर किस तरीके की बातें हो रही हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके पास है, शेयर कीजिए। देखिए, इसमें 2 बातें हैं। पहला ये कि ये घटना सत्य है, क्योंकि अगर साधुओं को पीटा गया है और उसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं तो इस पे सत्ता को जवाब देना है। 12 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई हो चुकी है, इसको बेवजह तूल दिया जा रहा है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि इस तरह की घटनाएं बंगाल में ही हो सकती हैं और पालघर की याद दिलाते हुए सवाल उठा रही है, जिसमें अमित मालवीय ने ट्वीट किया है, जो बंगाल के सह प्रभारी भी हैं। ये आरोप लगाते हुए कि बंगाल में ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर साधुओं या फिर हिंदू होना खतरे से खाली नहीं है। देखिए, ये राजनीति है। बंगाल और पूरे देश में लोकसभा में चुनाव होने हैं। बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी को बड़ा खेमा खोलना है। लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि ये घटना जिस तरह से हुई है, ये सवाल के घेरे में आ जाती है, क्योंकि अगर साधुओं से भरी गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है और इस तरह से उन्हें पीटा जाए, जिसमें कुछ नागा बाबा भी साधु भी शामिल हैं, तो ये बड़ा सवाल उठता है कि प्रशासन की विफलता है या फिर प्रशासन पर ही सवाल उठाना जरूरी। बिल्कुल मनोज्ञा, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ के बीच में लोग अपने आप में पीटते नजर आ रहे हैं, कानून को हाथ में लेते नजर आ रहे हैं, इस पर अपडेट क्या आएगी, हमारी नजर बनेगी। लेकिन आगे के एजेंडा में बात कर लेते हैं दिल्ली में शराब घोटाले से जुड़े अपडेट्स को लेकर के, जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने चौथा समन जारी कर दिया है। केजरीवाल को ईडी ने 18 जनवरी के लिए तलब किया है, बुलाया है पूछताछ के लिए, और अभी तक 3 समन पर अरविंद केजरीवाल हाजिर नहीं हुए हैं। वो समन के कंटेंट पर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन अब चौथा समन भी जारी हो गया है, जहां ईडी ने चौथा समन जारी किया है और 18 तारीख की हाजिर होने की मियाद भी रखी है। आइए थोड़ा सा आपको टाइमलाइन बताते हैं कि आखिर कब कब क्या क्या हुआ ईडी की ओर से और केजरीवाल के इस पूरे मामले में। कब कब कौन सा समन आया? पहला समन आया था 2 नवंबर 2023 को, दूसरा समन आया 21 दिसंबर 2023 को, तीसरा समन आया 3 जनवरी 2024। लेकिन इस पर भी जब वो पेश नहीं हुए तो चौथा समन आज के दिन 13 जनवरी 2024 को दिया गया। 18 की तारीख भी दी गई है कि अब इस पर आप आइए सामने और बताइए कि क्या चीजें हैं, अभी तक क्या हुआ है, इस पर जवाब की क्या स्थिति है।
जिसपे देखिए अरविंद केजरीवाल का जवाब यह है कि मुझे किस हैसियत से बुलाया गया है। सबसे पहले ईडी ये क्लियर करे, अगर सवालों की लिस्ट भेजेंगे तो मैं उसका जवाब दे दूंगा, लेकिन इन 2 सवालों के बगैर मैं हाजिर नहीं होऊंगा। देखिए, आपके समन का कोई आधार नहीं है, ये कहते नजर आते हैं अरविंद केजरीवाल। और ईडी का जो ये व्यवहार है वो मनमाना है और पारदर्शी नहीं है, ये 2 आरोप उन्होंने लगाए हैं। कानून का सम्मान करता हूं, जांच के सहयोग के लिए तैयार हूं, लेकिन समन का उद्देश्य जांच करना है या मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करना है। यह है अरविंद केजरीवाल की ओर से कि आखिरकार क्यों नहीं वो पेश हो रहे हैं, समन पे समन जारी हो रहा है। चलिए ग्राउंड पर लिए चलते हैं और आपकी स्ट्रैटेजी समझने की कोशिश करते हैं। हमारे एक्सपर्ट, हमारे सहयोगी मनोज वर्मा जुड़ चुके हैं। मनोज, जरा ये समझाएं कि आप अब किस रणनीति पर काम कर रही है। क्या समन का जो सवाल अरविंद केजरीवाल ने पूछा है वैसा ही समन है या फिर कुछ और रिएक्शन आ सकता है? जी बिल्कुल, देखिए समन की अगर बात करें तो ये चौथा समन है और अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए ईडी ने फिर से बुलाया है। 3 समन इससे पहले दिए जा चुके हैं और तीनों समन पर अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए थे। और अभी जो लग रहा है कि चौथे समन पर भी शायद अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होंगे, क्योंकि जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल का उस दौरान गोवा का दौरा है, तो हो सकता है कि वो इस बार भी शायद पेश नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं अब ईडी के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि तमाम जो सवाल हैं ईडी को अरविंद केजरीवाल से करने हैं। जिस तरीके से चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आया था और अरविंद केजरीवाल के घर पे आबकारी जो नीति थी उसको लेकर मीटिंग भी हुई थी। इसके अलावा जो समीर महेंद्र इस मामले के आरोपी हैं, उसकी फेस टाइम के जरिए विजय नायर, जो कि अरविंद केजरीवाल के करीबी हैं, विजय नायर ने समीर महेंद्र की बातचीत फेस टाइम के जरिए अरविंद केजरीवाल से करवाई थी। तो ईडी के पास तमाम सवालों की फहरिस्त है जो अरविंद केजरीवाल से पूछे जाने हैं, लेकिन चौथे समन में भी अरविंद केजरीवाल पेश होंगे या नहीं, इस पर अभी तक एक सवाल बना हुआ है। और जो जानकारी हमें मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल उस वक्त शायद गोवा में होंगे। देखिए, कहीं भी होंगे, लेकिन वो तो क्लियर कर चुके हैं मनोज की आखिर समन में सवाल क्यों नहीं बताए जा रहे, किस रिगार्डिंग बुलाया जा रहा है, ये क्यों नहीं क्लियर किया जा रहा है। मनोज, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ अभी आपने मनोज से सुना कि किस तरीके से चौथे समन पर भी हो सकता है कि वो पेश ना हो, लेकिन बीजेपी खेमे में फिर से सियासत तेज है, मोर्चा खोल दिया गया है। बीजेपी का कहना यह है कि केजरीवाल चाहे कितने भी बहाने बना ले, कानून के आगे उन्हें पेश होना ही पड़ेगा। ये बीजेपी की ओर से बात सामने आ चुकी है। क्या कहा गया एग्जैक्टली, सुनिए। ईडी ने चौथी बार अरविंद केजरीवाल को पेश होने के लिए सम्मन दिया है, लेकिन सुना है कि अरविंद केजरीवाल इस बार फिर ईडी का सम्मान ना करते हुए, कानून का सम्मान ना करते हुए पेश नहीं होने के लिए कह दिया गया है। वो कह रहे हैं जी, शायद जो सुनने में आया कि वो गोवा के दौरे पे हैं। हर बार की तरह वो कोई ना कोई बहाना मार दे। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो दिखा रहे हैं कि मैं कानून के साथ मजाक कर सकता हूं। अरविंद केजरीवाल साहब, आप जितना मर्जी कानून के साथ आंख में चोली खेल लीजिए, आपको एक ना एक दिन ईडी के सामने पेश होकर कानून का सम्मान करना ही होगा। तो देखिए, इस पूरे मामले पर इंतजार करना होगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 24 लोकसभा इलेक्शन के लिए। आज विपक्ष के इंडिया गठबंधन में बड़ी तेज हलचल है। आज इंडिया गठबंधन के नेता वर्चुअल मीटिंग करने वाले हैं। 11:30 बजे का वक्त तय किया गया है और बड़ी खबर यहाँ ये है कि नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक और मल्लिकार्जुन खड़गे को गठबंधन का अध्यक्ष बनाने का ऐलान हो सकता है। तो लगातार ये खबरें तो चल रही हैं, लेकिन क्या आज वाली ये जो मीटिंग है, जो वर्चुअल ऐप पे बुलाई गई है, 11:30 बजे का वक्त दिया गया है, और इस पर क्या ये फैसला संभव है, जरा और मोटा मोटा समझे कैसे, ग्राफिक्स के साथ देखिए। गठबंधन की आज की इस बैठक में क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं और क्या क्या चीजें संभव हैं, वो ये है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सकता है। इसकी बातें तो बहुत लंबे वक्त से चल रही हैं, लेकिन आज क्या ठप्पा लग जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाने की बातें भी लंबे वक्त से चल रही हैं, लेकिन क्या आज इस मीटिंग से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ये बड़ी खबर है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है इसी मीटिंग से जुड़ी हुई। वो बड़ी खबर ये है कि इंडिया गठबंधन से ममता का किनारा संभव है। आज की बैठक में वो शामिल नहीं होंगी। सूत्रों के मुताबिक बैठक की जानकारी देरी से उन्हें दी गई, ये बात कहते हुए वो नाराज चल रही हैं और आज कम से कम वो इस मीटिंग में नहीं बैठेंगी। आज की बैठक में, जो कि इंडिया गठबंधन के लिए अंदर खाने खबर ये आ रही है, बड़ी अहम है, संयोजक अध्यक्ष चुना जा सकता है, लेकिन ऐसे में ममता इस बैठक में नहीं शामिल हो रही हैं। नाराजगी है कि वो बहुत देर से आ रही हैं, उनको देर से बुलाया गया है। चलिए इस पर अब जरा और डिटेलिंग के लिए चलें,
जहां पर परत दर परत कुछ चीजें इशारे में समझ में आती है और कुछ सामने होती हैं। आशीष कुमार है हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, प्रकाश कुमार है पटना से सीधे जुड़े हैं, वो भी हमारे सहयोगी हैं। आशीष, आपसे समझना चाहेंगे कि आखिरकार ममता अगर इस बैठक में नहीं आती है तो किस तरीके की संदेश जाएगा, और अगर आज ये दोनों जो बड़ी खबर हम बता रहे हैं कि संयोजक अध्यक्ष चुन भी लिए जाते हैं ममता के बगैर, क्या मैसेज मिलेगा? नहीं, मैसेज तो कोई सकारात्मक नहीं जाना है। और देखिए, ये ऐप पर है, जूम ऐप पर है, इसमें तो आप पृथ्वी के किसी भी कोने में हो जुड़ सकते हैं। और हाईएस्ट प्रायोरिटी है इंडिया गठबंधन ऑपोजिशन का, उसके बावजूद ममता बनर्जी का नहीं आना ये बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है स्नेहा कि वो नहीं आना चाहती हैं, वो इस बात से नाराज़ हैं कि उनको इस बारे में, इस बाबत कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। और इस बात की पहले से हमें जानकारी थी कि ममता बनर्जी से इस संदर्भ में ना तो कोई बात हुई है और ना ही तृणमूल कांग्रेस का अभी तक कोई समर्थन मिला है, कोई इनकी तरफ से गो अहेड मिला है। जो कि मुख्य इस बार प्रस्ताव आज की बैठक में आना है कि नीतीश कुमार को संयोजक बना दिया जाए, कन्वीनर बना दिया जाए इंडिया गठबंधन का, उस पर सबकी आम राय ली जाएगी और एक मत होता है तो आज इसका ऐलान भी बहुत प्रबल संभावना है कि कर दिया जाए। संभव है कि ये ऐलान आज कर दिया जाएगा। तो ममता बनर्जी का नहीं आना निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका है। फेस सेविंग के लिए वो जरूर कहेंगे कि पहले से उनका तय कार्यक्रम था, लेकिन राजनेताओं को आप भी अच्छी तरह से जानती हैं, तय कार्यक्रम में 1 घंटे की देरी का कोई मतलब नहीं है। और फिर मैं दोहराना चाहूंगा, ये तो ऐप पर है, इसमें तो आप कहीं से भी जुड़ सकती थी। तो ये जानबूझ करके मुझे लगता है उन्होंने सोच समझ करके इस बैठक का बॉयकॉट किया। आशीष, क्रिकेट की तरह पॉलिटिक्स में भी टाइमिंग और प्लेसमेंट बहुत मैटर करता है। जगह कहीं से भी हो सकती थी, समय आज का 11:30 था, ये कह रही कि समय से बुलाया नहीं गया, यही वजह है या नहीं? लेकिन एक बड़ी बात जो सामने आ रही है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में नीतीश सरकार में मंत्री मदन सहनी ने एबीपी न्यूज से बातचीत की है, लेकिन उससे पहले संयोजक पर जो चर्चा चल रही है वो हम आपके सामने कुछ मोटे मोटे इसके जो पॉइंटर हैं सामने रखे। देखिए, मास्टर गेम नंबर 1 क्या है संयोजक अगर बनते हैं, इसमें यहाँ है जेडीयू के नेताओं के तल्ख तेवर, सीट बंटवारे पर जोर। देखिए, ऐसे ही नहीं हुआ है कि ये बात सामने आई है संयोजक बनाए जाने चाहिए, उसकी कड़ी दर कड़ी है और उसी कड़ी को हम जोड़ करके आपको दिखाएं कि माइंड गेम जो नंबर 2 पर रहा नीतीश बाबू की ओर से, वो संयोजक के साथ नीतीश को पीएम फेस की मांग, वो खुद कभी नहीं बोले लेकिन उनके पार्टी में ये मांग रखी गई पब्लिकली। इसके बाद माइंड गेम नंबर 3 क्या रहा? दावा बीजेपी को हराने के लिए नीतीश जरूरी है, ये कहा गया। और माइंड गेम नंबर 4, जेडीयू अध्यक्ष बने नीतीश, राष्ट्रीय नेता की छवि, और जिस तरीके से अध्यक्ष बनते ही उन्होंने परिवर्तन कर डाला, बड़े बड़े फैसले ले डाले और एक सीट से अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया। ऐसे में इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले नीतीश सरकार में मंत्री रहे मदन सहनी एबीपी न्यूज से बात करते हैं और कहते हैं कि नीतीश को संयोजक बनाने से गठबंधन मजबूत होगा। और साथ में ये भी कह दिया उन्होंने कि नीतीश पीएम उम्मीदवार के लिए सबसे फिट कैंडिडेट है। लेकिन यह पहली मर्तबा नहीं है कि इस तरीके की बातें उठी हो। एक और नया नाम जुड़ गया है, क्या कहा उन्होंने, सुनिए। मौसम ठंड है और कुहासा भी है। बिहार की राजनीति में जो कुहासा छाया हुआ है, क्या आज छट जाएंगे? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाए जाने की खबर है। हमारे साथ हैं मंत्री मदन सहनी जी। मदन सहनी जी, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार आज कन्वीनर हो जाएंगे? नहीं, ये जो कन्वीनर का पद है आप लोग कह रहे हैं, इस भूमिका में तो वो शुरू से रहे हैं इस गठबंधन में। कन्वीनर का तो काम ही होता है ना कि जो विभिन्न राजनीतिक दल है विपक्ष में, उनको एकजुट करना, उनको एक जगह लाना, वो तो कर चुके हैं। अब आगे इस भूमिका को और अगर इंडिया गठबंधन के अगर सभी नेताओं का अगर इसमें एकजुटता होती है, एक राय होती है और सबको लगता है कि अगर इनको कन्वीनर बनना चाहिए और इनके बनने से गठबंधन के सेहत में और मजबूती आएगा, तो सबकी राय होगी तो ये बन सकते, इसमें क्या दिक्कत है। वैसे इस भूमिका में तो शुरू से ही रहे ही हैं ना। इस आपने कहा था कि ये आने वाले समय में वो पीएम फेस उनको बनाया जाना चाहिए। कन्वीनर बनने का अर्थ यह भी तो नहीं है ना कि पीएम आप नहीं बन सकते हैं। पीएम तो बन ही सकते हैं ना। कोई कन्वीनर बन जाएंगे तो आप उनको क्या कहिएगा कि आप पीएम नहीं बन सकते हैं। तो चलिए अब ग्राउंड पर लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी प्रकाश हमारे साथ जुड़े हैं और अभी पटना की सियासी हलचल के बीच वो तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। अब प्रकाश, ये पहली मर्तबा नहीं है, ये पहले नेता नहीं है जिनसे आपने बातचीत की। ये सिलसिला चला आ रहा है कि आप नए नेता से बात करते हैं, वो कहते हैं कन्वीनर बनाए, संयोजक बनाए और पीएम फेस भी होना चाहिए। लेकिन आज कैसी हलचल है पटना में? देखिए, ये बात दो कहावतों के बीच में ही फंसा हुआ है।
देर आए दुरुस्त आए या फिर बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। नीतीश कुमार का आज का फैसला दूरगामी होगा, ये तय है, क्योंकि अगर ये प्रपोजल आता है कि नीतीश कुमार को संयोजक बना दिया जाए और ऐसे में नीतीश कुमार अगर उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये माना जाएगा कि नीतीश कुमार अब इंडिया गठबंधन के पार्ट होंगे और यहीं पर वो बने रहेंगे। अगर वो स्वीकार नहीं करते हैं तो जो डवाडोल की स्थिति पिछले कई दिनों से चली आ रही है, जो दबाव नीतीश कुमार का लगातार सीटों के बंटवारे को लेकर के चला आ रहा है, वो आगे भी जारी रहेगा और आगे भी कोई फैसला ले सकते हैं। तो जाहिर है कि आज हर वक्त ये इंतजार रहेगा कि नीतीश कुमार क्या फैसला हामी भरेंगे या उनकी हामी से ये नेता इतने बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। ये बहुत अलग सी चीज है कि उनकी मर्जी के हिसाब से ये नेता बातें कह रहे हैं या फिर ये प्रस्ताव आएगा मैं मेरी मर्जी बताऊंगा। यही बिहार की पॉलिटिक्स में इस वक्त छुपम छुपाई चल रही है। क्लियर आज हो जाए, पता चल जाएगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए। जिस तरीके से संयोजक कौन बनेगा, बिहार में पार्टी में कितने सीट पर चुनाव लड़ा जाएगा, अभी इस पर सस्पेंस बना हुआ है। इसी बीच तेजस्वी ये कह रहे हैं कि समझौते में कोई दिक्कत नहीं है, वही बीजेपी अब सवाल उठा रही है। हम लोग का बहुत पॉजिटिव चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है। अब उन लोग के आंख में चश्मा है तो हम लोग क्या करें? सिर्फ ओवरऑल हमको वो क्या कर रहे हैं, वो सीट बांट रहे हैं नहीं बांट रहे हैं, हमको तो कुछ कहना नहीं है उस पर। लेकिन जहाँ तक अपनी बात है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। बार बार कहा हूँ, ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। ये संतरे की तरह है, ऊपर से खूब चिकना चिकना, अंदर फांके फांक। तो देखिए, इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर के, सीट शेयरिंग को लेकर के मंथन अभी भी चल रहा है। और झारखंड में अगर बात करें तो सीट शेयरिंग पर मंथन होना है। आज सुबह 11 बजे मुकुल वासनिक के घर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के साथ कांग्रेस की गठबंधन समिति की बैठक होगी। झारखंड की 14 सीटों में से कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है, लेकिन मुक्ति मोर्चा से किस तरीके की बात बनती है और यहां कैसे इस सीट के बंटवारे को सुलझाया जाएगा, आइए इसे जरा पॉइंट टू पॉइंट समझ लेते हैं। सीटों के बंटवारे की चुनौती क्या हो सकती है, ये हम आपको बताएं। देखिए, कुल सीटें आती हैं झारखंड से 14। कांग्रेस का दावा यह है कि हमें तो 9 सीट दीजिए, हम जिताऊ कैंडिडेट लेकर के बैठे हुए हैं। लेकिन क्या मुक्ति मोर्चा इतने आसानी से इसके लिए हाँ कहेगी या ना कहेगी? हालांकि ये मीटिंग चल रही है, लेकिन इस मीटिंग की इनसाइड अपडेट हमारे सहयोगी के पास है। आशीष का रुख करेंगे। आशीष, जिस तरीके से क्लेम तो किया जा रहा है 9 सीटों का, लेकिन आज लगता है बात बनेगी। देखिए, प्रारंभिक पहली बार पहले स्तर की बातचीत है जेएमएम के साथ। पहले से ये तय है कि पहले स्तर की बातचीत के बाद सीनियर लीडरशिप सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स करेंगे और उसके बाद ये तय होगा कि कितनी सीटों पे कौन सी पार्टी कहां पर चुनाव लड़ेगी। झारखंड में मैं आपको बताऊं कि भले ही कांग्रेस 9 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन बैकग्राउंड इसका ये है कि संभव है कि 7 सीटों पर कांग्रेस राजी हो जाए, जेएमएम 4 सीटें वहां लड़े और आरजेडी, जेडीयू और लेफ्ट तीनों को एक एक सीट दे दिया जाए। तो कुल मिलाकर के 14 सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो सकता है। और जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक, जैसा मैंने आपसे कहा कि आज की बातचीत के बाद सेकेंड जो बातचीत होगी वो सीनियर लीडरशिप के बीच होगी। इसके पहले जब ईडी की रेड्स चल रही थी, आपको याद होगा हेमंत सोरेन ने जेएमएम के विधायकों की बैठक बुलाई थी। उस दिन भी कांग्रेस ने सेपरेटली एक बैठक करके तय किया था कि चाहे कुछ भी हो, अलायंस के साथ इंटैक्ट रहना है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली और उसके बाद महाराष्ट्र के बाद झारखंड एक ऐसा स्टेट है जहां पर लगता है कि स्मूथली अलायंस हो जाएगा, यहां पर ज्यादा संकट का कोई विषय आएगा नहीं। बिल्कुल, लेकिन सीट बंटवारा एक ऐसा टॉपिक है आशीष, हम सभी जानते हैं कि सबसे ज्यादा माथापच्ची सिर्फ फुटअव्वल की कंडीशन पार्टी के भीतर ही हो जाती है। यहाँ तो अलायंस में बाहर से आए भीतर से आए लोगों को बैलेंस करना है। इट वोंट बी इजी, लेकिन देखते हैं क्या होता है। पहले राउंड की बातों से कितनी बात बनती है, इस पर इनसाइड अपडेट हम दर्शकों को जरूर बताएंगे। और देखिए, झारखंड पर इस वक्त निगाहें इसलिए टिक गई हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन की ओर से आज सीटों के बंटवारे पर डिटेल्स हमारे सहयोगी आशीष दे रहे थे। आशीष, शुक्रिया आपका। और अब जाना था जापान, पहुंच गए चीन। ये कहावत आपने सुनी जरूर होगी, लेकिन फिट बैठती है कहां पर? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, जिन्हें गुवाहाटी जाना था लेकिन पहुंच गए कहां? ढाका। दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मणिपुर में राहुल की न्याय यात्रा में जाने का कार्यक्रम था और गुवाहाटी के लिए फ्लाइट ली, लेकिन कोहरे की वजह से फ्लाइट डाइवर्ट कर दी गई जो ढाका में लैंड हुई है। तो मौसम किस तरीके से आड़े आया, इसका अंदाजा लगाइए कि पहुंचना था गुवाहाटी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भरी ये फ्लाइट कोहरे की वजह से लैंड हो गई ढाका में।
तो न्याय यात्रा से जुड़ी ये बड़ी अपडेट है। 2 घंटे से अधिक का समय ढाका में फ्लाइट में कांग्रेस के कई नेता मौजूद हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।